हेलो। हाँ, जय हिंद, जय राजधानी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ आशीष सर। हमने स्टार्ट किया था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, और उसमें हमने लेक्चर फर्स्ट डिस्कस कर लिया है। उस लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको जो बेसिक एटम के बारे में इंफॉर्मेशन बताई थी कि उस एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं और उनको किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी पार्ट में थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करूँगा मैं, उसके बाद हम बेसिक चैप्टर पर आते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में ये तो कैलकुलेट कर लिया था कि हमें किसी भी एलिमेंट को दे रखा है, एटम दे रखा है, उस एटम में हम इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को या न्यूक्लियॉन, और एक और चीज़ बताई थी मैंने, फंडामेंटल पार्टिकल, उनकी सारी कैलकुलेशन हमने देख चुके हैं। अब हम एक बार क्या करें कि जो ये फंडामेंटल पार्टिकल है, उन फंडामेंटल पार्टिकल पर कितना चार्ज है, कितना उन पार्टिकल का मास है, और इन पार्टिकल किन किन ने डिस्कवरी की है, उनकी एक थोड़ा सा समराइज फॉर्म देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसको आप इस तरह से नोट कर लें। ये अपने पास में एक टेबल की फॉर्म में है, ठीक है, जिसमें आपको 5 कॉलम बनाने हैं सीरियल नंबर का, Fe फंडामेंटल पार्टिकल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना, चार्ज का, एक कॉलम मास के लिए और एक कॉलम उसकी डिस्कवरी के लिए। ठीक है, तो हमने पहले देखो जो फंडामेंटल पार्टिकल देखा था, एक तो हमने देखा था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसको हमने कहा था कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात करते हो, चार्ज कितना होगा, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, चार्ज की जो कैलकुलेशन करने की जो ऐसे यूनिट हो क्या है, कूलाम। तो इसको रिप्रेजेंट किससे करें, सी से। तो इसका चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। इसी इलेक्ट्रॉन के अगर मास की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये हमारे पास उस इलेक्ट्रॉन का मास है। और बात करें डिस्कवरी की, तो इसकी डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने, जे थॉमसन। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ पहला फंडामेंटल पार्टिकल, कौन सा, इलेक्ट्रॉन, जिस पर चार्ज -1.6 10⁻⁹ कूलम, मास 9.1 जो 10⁻31 kg, और जो डिस्कवरी की थी वो थी जे थॉमसन ने। सेकंड जो हमारे पास पार्टिकल है वो अपने पास में प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन को देखो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो H+, ये प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इस पर चार्ज देखो, हमने एक चीज़ कही थी पिछली बार कि अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर बराबर होंगे, और चूंकि नंबर बराबर है तो हमने कहा चार्ज भी बराबर होगा। उसको आप यहाँ समझ सकते हो, देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों चार्ज अपोजिट साइन के। अपोजिट साइन कैसे हो, अगर ये माइनस में है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना ही होगा प्रोटॉन पर, लेकिन वो माइनस के किस में होगा, प्लस में। दैट्स वाई अपने कहा था कि जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे वो एटम न्यूट्रल होगा। उसका रीजन ये है, ठीक है, समझे। हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन के नंबर और प्रोटॉन के नंबर इक्वल रखेगा वो एटम न्यूट्रल होगा। उसका रीजन ये है कि नंबर का रिलेशन इससे बन गया क्योंकि नंबर तो इक्वल है लेकिन उन पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है और सिंबल उनका अलग अपोजिट हुआ, यानी ये माइनस में है तो यहाँ पर ये सेम चार्ज प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन का उतने ही प्रोटॉन का, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव होगा। बात करते हैं मास की। ये प्रोटॉन का मास है, ठीक है, 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। ध्यान रखना ये मास kg में है ना,
इसी चैप्टर में आगे एक चीज़ से और टर्म से रिलेट करूंगा, तो मैं इसी मास को वापस आपको रिकॉल कराऊंगा, ठीक है। अभी आपको याद रखना 1.673 × 10⁻27 kg प्रोटॉन का मास है। बात करें डिस्कवरी की, तो इसकी डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने, ये इनके डिस्कवर थे। तो प्रोटॉन पर चार्ज, प्रोटॉन का रिप्रेजेंट H प्लस है, चार्ज प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मास 1.673 × 10⁻27 kg, और डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने। थर्ड पार्टिकल देखते हैं। जो तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल है वो हमारे पास में है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो देखो इसके नेम से क्लियर हो रहा है ना, ये खुद बता रहा है वर्ड, है ना। न्यूट्रॉन किससे आया होगा? न्यूट्रल से, यानी इस पर चार्ज कितना होगा? 0। जो न्यूट्रॉन वर्ड है वो किसा? न्यूट्रॉन, न्यूट्रल से आया। न्यूट्रल का मतलब चार्ज लेस, यानी इस पर चार्ज कितना होगा? 0। मास की बात करें 1.675 into 10⁻⁻27 kg। और जहाँ तक डिस्कवरी की बात करें तो साइंटिस्ट थे जेम्स चैडविक। ये उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। तो ये अपने पास में फंडामेंटल पार्टिकल के लिए टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको रिजल्ट बताया है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। प्रोटॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस का 1.6 × 10⁻19 कूलम, प्रोटॉन पर इतना ही मैग्नीट्यूड में लेकिन पॉजिटिव सिंबल में, न्यूट्रॉन नाम से के लिए न्यूट्रल, नो चार्ज। मास की बात करें इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, ये प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है। और ये अपने पास के डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब इस टेबल से मैं आपको एक रिजल्ट बताऊँ। देखो, जो ये जो मास लिखा है आपने प्रोटॉन का और ये जो मास लिखा है आपने न्यूट्रॉन का, इन दोनों मास में आप देखिए एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ तक वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ये वैल्यू है 1.67, इसमें भी 1.67, थर्ड पॉइंट के बाद में थर्ड डिजिट में डिफरेंस आया है। यानी हम एक रिजल्ट को ऐसे भी बता सकते हैं, ये टेबल यहाँ पर कंप्लीट है ना, कि मास ऑफ जो प्रोटॉन है, एमपी का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, शॉर्ट फॉर्म है ना, एमपी मास ऑफ प्रोटॉन, इसको आप लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट इक्वल मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर? भाई देखो, पावर 10⁻27, यहाँ भी 10⁻27, 1.67, यहाँ भी 1.67। तो जो हम आगे कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकल्स में, है ना, वहाँ हम न्यूमेरिकल्स में मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल मान के चलेंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट की 2 डिजिट तक में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जहाँ आप ये मान सकते हो कि जो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन वो अप्रॉक्स क्या है? इक्वल है। हालांकि फाइनाइट वैल्यू में ये वैल्यू ज़्यादा है, किसकी? न्यूट्रॉन की, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेशन में दोनों मास क्या है? इक्वल है। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फंडामेंटल के लिए टेबल्स हो गई। तो ये अब तक के लेक्चर में मैंने आपको एटम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने बताई है कि किस तरह से हम फंडामेंटल पार्टिकल के नंबर काउंट कर सकते हैं, कितना उन पर चार्ज होता है और कितना उन पर मास होता है। क्लियर? अब हम आते हैं अपने बेसिक चैप्टर पर, ठीक है, जहाँ से अपने चैप्टर को सम बेसिक कंसेप्ट को स्टार्ट करना था, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले टर्म्स जो डिस्कस कर रहे हैं वो टर्म्स अपने पास में हैं AMU, जिसको बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब देखो इस AMU का किस तरह का सिग्निफिकेंट है वो देखो ना। हम इस चैप्टर में मान लो किसी का मास कैलकुलेट कर रहे हैं ना, यानी आप किसी ऑब्जेक्ट का मास निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास जैसे मैं आप ये एज्यूम करो कि मैं आपको बोलता हूँ मेरे को 10 kg वेट का मेजरमेंट करना है एक बार। क्लियर? 10 kg वेट, और 10 kg वेट मेजरमेंट करने के लिए आपके पास जो मिनिमम से मिनिमम वेट है वो आप मानो सपोज को 1 kg है, ठीक है। आपके पास 1 kg वेट है और मैं आपके पास आके बोलता हूँ कि मेरे को 10 kg कोई थिंग्स लेनी है, तो आप क्या बोलोगे कि सर वो 1 kg वेट है
उसके रेस्पेक्ट में अगर उस 1 kg को आप 10 मल्टीप्लाई करोगे या 10 टाइम्स करोगे तो 10 kg का मेजरमेंट हो जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब आपके पास जो बेसिक रेफरेंस फ्रेम था वेट मेजरमेंट का वो क्या था 1 kg, और उस 1 kg के रेस्पेक्ट में 10 kg क्या हुआ 10 टाइम्स रिपीटेड, यानी 1 kg को आप 10 टाइम्स करोगे 10 kg का मेजरमेंट हो जाएगा। अब आप सपोज कीजिए मैं आपको अगर ये बोलता कि आपके पास जो मिनिमम वेट जो है, ठीक है, मिनिमम वेट है ना, वो 1 kg की जगह आपका 2 kg का होता, मान लो 2 kg का वेट है, और अब मैं आपके पास आके बोलता कि मेरे को 10 kg थिंग्स लेनी है, तो आप मुझे क्या बोलते? तो आप ये बोलते सर कि 2 kg के रेस्पेक्ट में 10 kg के मेजरमेंट करने के लिए 2 kg वेट को 5 टाइम रिपीट करना पड़ेगा। तो 2 kg को जैसे आप 5 टाइम रिपीट करोगे 10 kg का मेजरमेंट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब एक और चीज़ देखिए, मानो मैं आपको ये कहता कि 2 kg नहीं, आपका रेफरेंस फ्रेम 5 kg का है और मैं आपसे बोलता मेरे को 10 kg का मेजरमेंट चाहिए, तो आप मुझे क्या कहते हैं कि सर 5 kg बेसिक रेफरेंस यूनिट है या आपका बेसिक वेट है, उस 5 को आप 2 टाइम्स करोगे तो आपको 10 kg का मेजरमेंट मिल जाएगा। यानी ये जो वेट का मेजरमेंट हो रहा है 10 kg का, है ना, वो अलग अलग रेफरेंस में हो रहा है। यानी 1 kg के रेस्पेक्ट में तो आप बोलो 10 टाइम्स, 2 kg के रेस्पेक्ट में आपने कहा कितना 5 टाइम्स, और 5 kg के रेस्पेक्ट में आपने कहा 2 टाइम्स। यानी आपको वेट मेजरमेंट करने के लिए एक पहले बेसिक रेफरेंस फ्रेम या बेसिक यूनिट बनानी पड़ेगी। दैट्स वाई इसीलिए हमने क्या कहा, इसीलिए हमने क्या किया कि केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट हैं, पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट है या कोई भी आयंस है, कोई भी कंपाउंड्स है, कोई भी रेडिकल है ना, उनका अगर आपको वेट का मेजरमेंट करना है तो वहाँ पर भी आपको एक बेसिक रेफरेंस फ्रेम बनाना पड़ेगा, और उस बेसिक रेफरेंस फ्रेम को ही हमने एएमयू नाम दिया है। समझ आ गया? तो एएमयू क्या है? एएमयू अपने पास केमिस्ट्री का एक रेफरेंस फ्रेम है जिसके बेसिस पर हम बाकी जो भी एलिमेंट हुए, कंपाउंड हुए, आयंस हुए, रेडिकल्स हुए, उन सब के लिए वेट का मेजरमेंट आप इसी रेस्पेक्ट में करोगे। तो ये सबसे पहले हमने एक बेसिक रेफरेंस फ्रेम बनाया है। तो रेफरेंस फ्रेम बनाया कैसे, वो देखो। तो रेफरेंस फ्रेम आप ये ध्यान रखो, 1 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, वो इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। ठीक है, देखो कार्बन का जो है सिंबल अपने लिया था 6C12, ये सिंबल है कार्बन का, जो मोस्ट एविडेंट फॉर्म है कार्बन उसकी है। ठीक है, तो आपको इस C12 का लेना है ना, इस C12 के कितना एटम, 1 एटम, उस C12 के 1 एटम का जो भी मास आया है उस मास का कितना 1/12 करोगे तो जो वैल्यू आती है वो वैल्यू अपने पास किसकी आएगी, 1 AMU की आएगी। अगेन एक बार देखो, 1 C12 एटम का मतलब आपको C12 का एक एटम लिया, उस एटम का जो भी मास आया उस मास का कितना करना है 1/12। जब आप उस मास का 1/12 पार्ट करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारे पास कैसी आएगी, 1 AMU की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी आती है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये वैल्यू आती है आपके पास 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम में, ये 1.66 10 की पावर 24 ग्राम। कैसा ये वैल्यू, आपने 1 C12 एटम यानी कार्बन 12 के एक एटम का जो भी मास आया था उस मास का कितना किया, 1/12 पार्ट किया, तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू ये आएगी। अब सपोज आप बोलोगे वैल्यू हमें याद नहीं रह रही है, तो एक होता शॉर्ट तरीका, आप इस वैल्यू को इससे तो कंपेयर कर ही सकते हो। ये वैल्यू अप्रॉक्स किसके इक्विवेलेंट हुई, मास ऑफ 1 प्रोटॉन ऑब्लिक न्यूट्रॉन। बोलो कह सकते हैं कैसे? देखो अभी आपको मैंने मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताया था, क्या बताया था, वो अप्रॉक्सीमेट रिलेशन अपने पास में ये था, ठीक है ना। उस रिलेशन को मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ एक बार। देखो आपने ये कहा था मेरे को कि मास ऑफ जो प्रोटॉन है वो अप्रॉक्सीमेशन होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, और वो कितना था 1.67 इंटू
10⁻⁻27 किस में, केजी में। अब ये ध्यान रखना, ये वेट केजी में है, यहाँ ये वेट ग्राम में है। अगर केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है 1 kg इक्वलेंट टू 1000 ग्राम। तो मैं इस डिजिट को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये डिजिट कितनी आएगी, तो ये आप बोलोगे सर ये डिजिट आएगी 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, यहाँ से कितनी 24 आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 किस में, ग्राम में आ जाएगी। तो इसका मतलब ये 1.67, ये 1.66, तो आपने सिंबल क्या लगाया, अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, यानी अप्रॉक्स आपको अगर कुछ भी याद नहीं रहा 1 AMU कितना है, आप तो ये याद कर लो 1 AMU मास ऑफ 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1 AMU के अप्रॉक्सीमेशन में इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप 1 AMU याद कर सकते हो। एक और तरीका देखो याद करने का, वो ये है 1 AMU इक्वलेंट टू 1/Na। ठीक है, Na एक तरह का कांस्टेंट है जो आगे भी हम यूज करेंगे ना। Na को बोलता है आवोगैड्रो नंबर। ठीक है, आवोगैड्रो नंबर, ये वैल्यू फिक्स होती है। ये वैल्यू फिक्स कितनी है, तो ये वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करते हो तो देखो 1/6.23 जो 1/6.023, ये वैल्यू 1 से कम आएगी। क्लियर, और 1 से कम आएगी तो जैसे आप इसे सॉल्व करोगे ना तो ये वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेशन कितनी आएगी, 1.66 इंटू 10⁻कितना -24। तो आपके पास में 4 तरीके हो गए देखो ना। 1 AMU कितना, ये 1 C12 एटम के जो भी मास आया उसका 1/12 पार्ट, एक तो ये तरीका। कितनी वैल्यू है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम है। ऐसे भी याद नहीं है तो मैंने एक और शॉर्ट तरीका बता दिया आपको कि आप कुछ भी याद नहीं तो आप ये याद रख सकते हैं कि 1 AMU एक्चुअल में मास ऑफ 1 प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। ये सबसे सिंपलेस्ट है। अगर कुछ भी आपको याद नहीं रह रहा है आप ये याद रख लीजिए कि 1 AMU 1 प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास के अप्रॉक्सीमेशन में इक्वल है, क्योंकि ये वैल्यू मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो क्या था, अप्रॉक्सीमेशन अपने क्या कहा था, इक्वल होता है। और कितनी आता है 1.627 kg में था, ग्राम में माइनस का 24। तो आप ये याद कर सकते हो कि 1 AMU मास ऑफ 1 प्रोटॉन न्यूट्रॉन के इक्वल। या एक और तरीका कि 1/Na, Na आवोगैड्रो नंबर। क्लियर, आवोगैड्रो नंबर ये कांस्टेंट वैल्यू है, आगे हम यूज करेंगे इसको ना। वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू होती है 1.6023 इंटू 10⁻23। अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करते हो देखो 10⁻23 ऊपर जाएगा माइनस का 23 बनेगा। ये वैल्यू आपने कहा 1 से कम आएगी तो जैसे ही एक पॉइंट को आगे डिस्प्लेस करोगे तो 1.66 10⁻24 ग्राम आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, तो इसका मतलब इन चारों में से आप कोई भी एक डेटा याद रख लो, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर, 1/6.02 10⁻23 को सॉल्व कर दो। मैं आप इधर बता दूँ, अगर आप इस वैल्यू में कन्फ्यूजन हो रहा तो देखो 1/ कितना लिखा था आपने 6.023, मैं इस पावर को ऊपर लेके गया कितना बना माइनस का 23। क्लियर, अब आप खुद बताओ मेरे कोई वैल्यू कि ये जो 1/6.023 है 1/ ना, ये वैल्यू 1 से एक्सीड करेगी या 1 से कम होगी, तो ऑब्वियसली ये 1 से कम होगी। तो ये रिजल्ट आपके पास मिलेगा 0.166 इंटू 10⁻ कितना माइनस का 23। क्लियर, अगर इस पॉइंट को आगे डिस्प्लेस करते हो तो क्या ये वैल्यू ये नहीं बनेगी 24 बन गई ना। तो इसका मतलब आपको याद करने का तरीका ये भी है कि 1/Na की इक्विवेलेंट भी 1 AMU। तो इन चारों में से किसी भी रिजल्ट को कंपेयर कर लो, ये आप सारी वैल्यू 1 AMU इक्विवेलेंट। तो ये 1 AMU अपना क्या केमिस्ट्री का एक बेसिक रेफरेंस फ्रेम बन गया है ना। अब जो भी हम वेट का मेजरमेंट करेंगे वो इसके रेस्पेक्ट में ही करेंगे, यानी इस वेट के बेसिस पर ही सारे एलिमेंट, एटम, कंपाउंड, आयन, वाटर जो भी है उन सब का वेट मेजरमेंट इसके बेसिस पर ही होगा। यानी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि 1 kg वेट से आपको 10 kg मेजरमेंट करना है, तो आपने कहा सर 1 kg का 10 टाइम रिपीट करेंगे तो वो 1 kg वेट इसके इक्विवेलेंट हो गया। या आपने कहा था कि 10 kg मेजरमेंट करने के लिए आपके पास अगर बेसिक वेट 2 kg है तो 2 kg का 5 टाइम रिपीट करने पर 10 kg, तो वो 2 kg अपने पास ये इसके इक्विवेलेंट है। यानी ये अपना वेट मेजरमेंट करने का बेसिक रेफरेंस फ्रेम बन गया है जिसके बेसिस पर हम सारा वेट का मेजरमेंट
करेंगे। तो आगे इसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म अपने पास थी कौन सी, AMU एटॉमिक मास यूनिट हो गई, ठीक है। अब इसी से रिलेट करके मैंने आपको दूसरी टर्म बताया था कि देखो ये तो हमारे पास क्या बन गया, एक रेफरेंस फ्रेम, और चूंकि ये रेफरेंस फ्रेम है तो जो भी आप वेट मेजरमेंट करोगे वो किसके रेस्पेक्ट में करोगे, इसी के रेस्पेक्ट में करोगे। तो सेकेंड जो टर्म्स अपने पास आई है देखो वो इसी से है ना, इसीलिए हम इसको नाम दे रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, क्लियर, नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब देखो इस टर्म्स में एक वर्ड यूज है रिलेटिव। रिलेटिव क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा है कि जो भी वेट मेजरमेंट होगा वो AMU के रेस्पेक्ट में ही होगा, और चूंकि वो AMU के रेस्पेक्ट में होगा तो उसके विदाउट AMU के आप कोई भी वेट मेजरमेंट नहीं कर सकते। यानी आपको जो भी वेट का मेजरमेंट करना है उसके लिए आपको किससे रिलेट करना पड़ेगा, AMU से, है ना। जैसे 1 kg का 10 टाइम्स, तो AMU से रिलेट होने के बाद ही वो वेट कैलकुलेट होगा। तो आपने पहले रेफरेंस फ्रेम बनाया, उस रेफरेंस फ्रेम के बेसिस पर बाकी वेट कैलकुलेट होंगे। तो इसका मतलब हमने जो ये वेट कैलकुलेट किया वो किसके रेस्पेक्ट में किया है, AMU के, इसलिए नाम रखा है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। एक्चुअल में ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ना, ये क्या होता है, ये होता है मास ऑफ वन एटम। रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअल में 1 एटम के मास से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। वो 1 एटम किसी का भी हो सकता है ना, किसी का किसी भी एलिमेंट का हो, लेकिन वो कितना होगा, सिंगल एटम होगा। अगर 1 एटम का मास आप बता रहे हो तो क्या एक सा रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। अब एक एग्जांपल देखिए आप, अगर आपसे पूछा जाए मास ऑफ 1 हीलियम एटम, तो बोलो कितना हुआ, आप इस मास की वैल्यू को क्या बताओगे। तो हीलियम के लिए आप बताओगे कि वैल्यू कितनी आती है, 4 AMU, क्लियर। ये कितना है, 4 AMU। हीलियम का जो सिंबल होता है वो होता है 2He4। तो हीलियम का जो मास है वो कितना है, 4 AMU है। अब आप इस रिजल्ट को एक तरह से ऐसे समझिए कि ये 4 AMU होने का मतलब यही तो हुआ कि 4 इंटू AMU, भी कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई होना। तो 4 इंटू AMU, तो क्या मैं इस रिजल्ट को ऐसे भी तो लिख सकता था कि ये वैल्यू जो आ रही है हमारे पास में, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू हमारे पास में 4 इंटू 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम, क्लियर भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपने कहा ये 4 इंटू AMU, और हमने अभी इससे पहले क्या कहा था कि जो AMU किसके इक्विवेलेंट है, 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। यानी मैं इस तरह से कह सकता हूं कि ये जो मास है यानी हीलियम का जो एटम है वो उस 1 C12 एटम के मास के 1/12 का 4 टाइम्स हुआ। जैसे कि 10 kg मेजरमेंट आपने क्या कहा था कि 1 kg के रेस्पेक्ट में 10 टाइम्स, तो AMU के रेस्पेक्ट में कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। और AMU चूंकि इसके इक्विवेलेंट है तो हम ये भी कह सकते हैं कि हीलियम के 1 एटम का जो मास है वो C12 के 1 एटम का जो मास है उसके 1/12 का कितना टाइम्स, 4 टाइम्स हुआ। अब मैं आपसे बोलता हूँ मेरे को ये वेट ग्राम में चाहिए, तो क्या कहोगे आप कि सर इसमें कुछ नहीं करना आपको, 4 इंटू, और चूंकि AMU की वैल्यू आपको याद है कितनी, 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना, 24, ये वेट आपके पास ग्राम में आ गया। एक और तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 अपॉन में कितना, Na, क्लियर भाई, AMU 1 अपॉन Na, तो 4 1 अपॉन Na, है ना भाई। चलो ये क्या हुआ, 4 इंटू 1 अपॉन Na। तो AMU की जगह आप ये भी ले सकते हो, AMU की वैल्यू ये होती है और AMU की वैल्यू 1 अपॉन Na। ये सारा डेटा क्या बता रहा है, ये डेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हीलियम का जो 1 एटम है वो
AMU के रेस्पेक्ट में, यानी AMU का जो वेट मेजरमेंट था उस AMU के वेट मेजरमेंट का कितने टाइम्स, 4 टाइम्स है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर AMU नहीं होता तो क्या वेट मेजरमेंट हो जाता? नहीं हो सकता। इसीलिए हमने क्या कहा था, पहले रेफरेंस फ्रेम बनाया और वो क्या था, AMU। तो AMU के रेस्पेक्ट में ही ये कैलकुलेशन हो रही है, इसलिए तो नाम क्या रखा है, रिलेटिव एटॉमिक मास। विदाउट रिलेट नहीं बता सकते आप। आपने पहले AMU बनाया, उससे रिलेट हुआ, तब ये वैल्यू कैलकुलेट हुई। तो रिलेटिव एटॉमिक मास किसका होगा, मास ऑफ वन एटम का। किस में रिप्रेजेंट करते हैं, AMU में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास में वन एटम का मास हुआ, सिमिलर, ठीक है। अब सेम इसी तरह से एक और टर्म्स है, देखो नंबर 3। तो नंबर 3 जो टर्म्स अपने पास में है वो है रिलेटिव ग्राम एटॉमिक मास, शॉर्ट में GM, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास को GM, है ना। अब इसका मीनिंग क्या, देखो रिलेटिव ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। जबकि पहले वाली टर्म्स थी क्या थी, रिलेटिव एटॉमिक मास। एक्चुअल में क्या, देखो वो था मास ऑफ वन एटम, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है मास ऑफ Na एटम, क्लियर। और ये मैंने आपको बता रखा है कि जो ये Na है ना, आवोगैड्रो नंबर, ये कितना होता है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। यानी जो आपने वन एटम का मास कैलकुलेट किया उसकी जगह आप कितने एटम ले लो, इतने एटम। अगर इतने नंबर में एटम आ जाएंगे तो मास ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा, ठीक है। आगे हम जो ये नंबर ना, ये नंबर कौन सा, आवोगैड्रो नंबर, है, इसको एक और वर्ड बोलेंगे कि ये जो नंबर, अगर आप सुना एक वर्ड हम आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आएगा, आपको आगे लेट करूंगा मैं, है ना। वन मोल, वन मोल में अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ एंटिटी कितनी है, यहां पर वर्ड में यूज करो एंटिटी, देखना ना। एंटिटी का मतलब कोई भी थिंग हो सकती है। एंटिटी में आप एटम भी ले सकते हो, आप एंटिटी में एटम ले सकते हैं, मॉलिक्यूल ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, प्रोटॉन ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, किसी पर्सन के नंबर हो सकते हैं, कि ग्रेन के पार्टिकल हो सकते हैं, सैंड पार्टिकल हो सकते हैं, वाटर, कुछ भी। आपसे क्या बोला जा रहा है, एंटिटी। आपसे पूछे वन मोल में कितनी एंटिटी, तो वन मोल में Na एंटिटी होती है, ठीक है। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं अभी हम इसके जस्ट बाद मोल ही डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको एक चीज बस रिमेंबर रखनी है कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि वन मोल में कितनी एंटिटी है, तो आप बोलोगे वन मोल में Na एंटिटी होती है। और Na का मीनिंग आपको बता दिया मैंने, आवोगैड्रो नंबर है जो कितना होता है, 6.02 10 की पावर 23। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो वन मोल इक्वल टू Na, और Na का मतलब ये, यानी ये जो मास हुआ वो आप ले सकते हो मास ऑफ Na एटम, या क्या ये लिख सकता हूं मैं, वन मोल एटम। बोलो क्लियर भैया। आपने जब ये कह दिया कि Na ये क्वांटिटी या ये एंटिटी, और इतनी एंटिटी का नाम क्या, वन मोल, तो जब आप ये कह सकते हो तो ये भी तो कह सकते हैं कि मास ऑफ Na एटम। तो ये Na एटम कितना मास होता है, वन मोल का, तो मास ऑफ वन मोल भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब मास ऑफ Na एटम या मास ऑफ वन मोल जो होगा वो क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास होगा। जबकि इससे पहले वाली टर्म्स थी वो रिलेटिव एटॉमिक मास थी, और रिलेटिव एटॉमिक मास किसका होता है, वन एटम का। वो वन एटम का, ये वन मोल एटम का। वन मोल में कितने एटम, इतने एटम होते हैं, क्लियर। अब इसको कैलकुलेट करके बताता हूं कि वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते, देखिए, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल ले रहे हैं जो हमने हीलियम वाला लिया था। देखो, तो अभी आपने जो कैलकुलेट किया था वो आपने ये कैलकुलेट किया था कि मैंने आपसे कहा था कि आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ वन He एटम। तो आपने कहा कि सर ये वैल्यू आएगी 4 mu, क्लियर। या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था कि ये वैल्यू एक्चुअल में 4 mu की जगह आप लिख सकते हो इसमें कि 4 mu हो, या आप कह सकते हो कि ये वैल्यू आपके इक्विवेलेंट हो गई 4 अपॉन Na ग्राम।
1/Na वैल्यू एमयू की, और एमयू की वैल्यू आपने ग्राम में बताई तो 4/Na ग्राम। क्लियर। अब आपने कहा कि जब ये कैलकुलेट करना है क्या ग्राम एटॉमिक मास, तो आपने कहा ये ग्राम एटॉमिक मास कितने एटम का मास है, तो आपने कहा ये Na एटम का मास है, और Na एटम का मतलब कितना, 1 मोल। दैट्स वाई मैं ये भी लिख सकता हूं कि अगर मैं लिखता हूं मास ऑफ 1 मोल, जो किसके इक्विवेलेंट था, Na, मास ऑफ 1 मोल एटम। तो बताओ आप कैसे करें। देखो आपने कहा मास ऑफ 1 हीलियम एटम कितना, 4/Na ग्राम। अब मैं आपसे बोलूँ कितने का निकालना है, तो मास ऑफ 1 मोल यानी Na एटम का, तो आप कहोगे सर ये 1 का है, Na का निकालना है, डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई, यानी आप लिखोगे 4/Na जो ग्राम था उस मल्टीप्लाई किससे कर दिया, Na से, और जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा Na से Na क्या हुआ, कैंसिल आउट, तो रिजल्ट कितना आया, तो रिजल्ट हमारे पास आया 4 ग्राम। क्लियर। अब एक चीज़ देखिए, इससे पहले जो कैलकुलेट किया था हीलियम के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास कितना था, 4 mu। अब जो कैलकुलेट किया है रिलेटिव ग्राम एटॉमिक मास है कितना है, 4 ग्राम। तो दोनों में कंपेयर करते देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास 4 mu, रिलेटिव ग्राम एटॉमिक मास 4 ग्राम। अगेन मैग्नीट्यूड में डिफरेंस, नो डिफरेंस, 4 वहाँ भी है 4 वहाँ भी है, वो mu में ये ग्राम में। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो वो क्या होगा, वो होगा ग्राम एटॉमिक मास। भाई वो mu वैल्यू थी, ये ग्राम में है, तो आपने mu की जगह किस में रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राम में, वैल्यू में चेंज किया नहीं किया, 4 का 4 है, समझे, 4 की जगह आपने 4 ही रखा है। रिलेटिव एटॉमिक मास से आपने कहा था 4 mu, रिलेटिव ग्राम एटॉमिक मास में क्या कह रहे हो, 4 ग्राम, यानी आपने mu की जगह क्या लेके आए, ग्राम। तो हम डेफिनेशन ऐसे मॉडिफाई कर देते हैं कि अगर एटॉमिक मास को यानी रिलेटिव एटॉमिक मास को, अगर रिलेटिव एटॉमिक मास को आप किस में रिप्रेजेंट करते हो, ग्राम में, तो क्या बनेगा, वो ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। ठीक है। तो मैं एक पॉइंट और लिख देता हूँ आपको ना, ये आपको याद रिमेंबर रखना है कि अगर हम यहाँ लिख सकते हैं अपन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास किसमें, इन टर्म्स ऑफ ग्राम। ठीक है, नॉन एज ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर। यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम नॉन एज ग्राम, बस आपको याद रखना है। यानी मास को आपने mu जो ग्राम में लिया, ग्राम एटॉमिक मास, में लिया रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास किसका होता है, 1 एटम का होता है। रिलेटिव ग्राम एटॉमिक मास किसका होता है, 1 मोल Na एटम का होता है। क्लियर। वैल्यू में कोई मैग्नीट्यूड सेम है, अगर mu यूनिट हुई तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास में आया, अगर ग्राम यूनिट हुई तो रिलेटिव ग्राम एटॉमिक मास में आया। ठीक है, ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। ठीक है, इसी डिफरेंस के बेस पर मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, उन एग्जाम्पल में आप क्या करोगे, ठीक है, तो एक कॉलम सीरियल नंबर के लिए, एक एलिमेंट के लिए, उस एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास और उसी एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास।
जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहला वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का आपसे पूछे कि रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, तो आप कितना बताओगे? आप बताओगे 1 AMU। क्लियर? जबकि इसी हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास बताना है, तो मैंने आपको क्या कहा, ये 1 है, वैल्यू 1 ही आएगी, लेकिन ये किस में आएगी? ये आएगी ग्राम में आएगी। तभी तो हमने डेफिनेशन क्या लिखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम। 1 का 1 AMU की जगह ग्राम, यानी मास को हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया, तो क्या बनेगा? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। मान लो इसी तरह से अपने पास ऑक्सीजन एटम होता, तो आप यहाँ क्या लिखते? यहाँ लिखते आप 16 AMU, जबकि यहाँ क्या आता है? ये 16 ग्राम। क्लियर? मान लो हम लेते नाइट्रोजन का, तो आप क्या लिखते? 14 AMU, तो यहाँ कितना आता? 14 ग्राम। मान लो हम एग्जाम्पल लेते इसका सल्फर का, तो आप बोलते 32 AMU, तो यहाँ आप कितने लिखते? 32 ग्राम। हम एग्जाम्पल लेते फॉस्फोरस का, तो आप बोलते 31 AMU, तो यहाँ पर आप कितना बताते? 31 ग्राम। आप एग्जाम्पल लेते मान लो आयरन एटम के लिए, Fe के लिए, तो आप बताते कितने? 56 AMU, तो यहाँ पर कितना होगा? 56 ग्राम। आप एग्जाम्पल लेते मान लो सिल्वर के एटम का, Ag का, तो आप यहाँ बताते 108 AMU, तो यहाँ बताते 108 ग्राम। तो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एलिमेंट है उनका रिलेटिव एटॉमिक मास AMU में चलता है, जबकि ये ग्राम में चलता है। अब एक चीज़ और देखिए, कई बार जो AMU है ना, उस AMU की जगह आपको और वर्ड मिल जाएंगे। AMU की जगह आपको कई बार मिल जाता है U लिखा हुआ। इस U को प्रोनाउंस करते हैं यूनिफाइड मासेज। ये एक ही चीज़ है भाई, आप AMU की जगह U भी लिखा मिल सकता है आपको। तो जैसे AMU यूनिट है वैसे U है ना, तो इसको यूनिफाइड मासेज भी कहते हैं। और इसी को कई बार आपको ये भी मिल जाएगा डाल्टन। डाल्टन, ठीक है। तो ये आपको कई बार क्या डाल्टन में लिखा मिल जाए, ठीक है। तो AMU U या डाल्टन में कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। जो AMU है वो यूनिफाइड मासेज है और वही क्या है? डाल्टन है। इन तीनों में से आप किसी भी यूनिट में रिप्रेजेंट करोगे, मीनिंग में उसका वही मीनिंग है, ठीक है। तो AMU भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, U भी ले सकते हैं और डाल्टन भी ले सकते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ मैं सीधे आपको। नेक्स्ट ऐसे एग्जाम्पल पास मान लो कॉपर का है, Cu का, तो रिलेटिव एटॉमिक मास 63.5, ये AMU में, तो ये 63.5 ग्राम में। क्लोरीन 35.5 जो आएगा AMU में, तो यहाँ पर ये 35.5 जो है वो ग्राम में आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ एलिमेंट के वेट बताए हैं। ऐसे ही मान लो सोडियम मान लेते हैं 20 ना, सोडियम के लिए 23 या AMU के अंदर, तो यहाँ पर ये 23 ग्राम में आ जाएगा। या मान लो मैग्नीशियम के लिए बात करें, तो मैग्नीशियम का 24 AMU, तो यहाँ 24 ग्राम में आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम एलिमेंट, मैंने आपको कुछ एलिमेंट एग्जांपल दिए हैं जिनके वेट, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास भी बताए हैं और उन्हीं एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास भी कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये जनरली मैंने आपको जो एलिमेंट बताया ना, ये वो एलिमेंट है जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आपको कम से कम ये जो एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास तो आपको रिमेंबर रखने हैं, है ना। हालांकि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट हैं,
लेकिन जो ये एलिमेंट है उनके मास हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कम से कम लर्न होने चाहिए, तो इनके मास आप कम से कम एक बार लर्न रखो, है ना, कि ये बार बार रिपीट होंगे, न्यूमेरिकल से बार बार यूज होंगे, तो वो ये वैल्यू हो सकता है आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं हो, है ना। भाई वो एज्यूम करता है कि आपको ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, इनका मास तो अप्रोक्स आपको याद ही हो, है ना। हाँ, हायर एटॉमिक नंबर के एलिमेंट है, बेरियम का हो गया, लेड का हो गया, उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो आपको गिवन होंगे क्वेश्चंस में, लेकिन इनके एलिमेंट जो बेसिक है ना, उनके आप मास कम से कम लर्न रखिए, ठीक है। इसी पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखते हैं। आपको मुझे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, उनमें आपको मास कैलकुलेट करना है, और उस मास को कैलकुलेट करने के बाद उनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी करना है, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, ये अपने पास में चार है ना, ABCD में, इन चारों के आपको मास कैलकुलेट करना है, और उन मास कैलकुलेट करने के बाद उनको असेंडिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज भी करना है, ठीक है। वन बाई वन करते हो। फर्स्ट है 2 ऑक्सीजन एटम। आपको मैंने क्या बताया, 1 एटम का मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास, किस में होता है, AMU में होता है, ठीक है। तो पहले देखो कंपैरिजन करने के लिए क्या करेंगे कि जो भी इनकी कैलकुलेशन आएगी ना, उन कैलकुलेशन को हम एक यूनिट में लेके आएंगे, यानी इन सब वेट को आप क्या लेके आओगे, ग्राम में लेके आओगे एक बार, और ग्राम में लाने के बाद हम कंपेरिजन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबको ग्राम में लाएंगे। अब मैं आपसे बोलता हूं, अगर यहां 1 ऑक्सीजन एटम होता, 1 ऑक्सीजन एटम, तो आप क्या बोलते हैं, 1 ऑक्सीजन एटम का मतलब उसका रिलेटिव एटॉमिक मास, और अभी मैंने आपको टेबल में बताया है कि ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है, 16 AMU। लेकिन अभी अपने पास कितने एटम है, 2 एटम है, तो आप क्या लिखोगे कि 1 ऑक्सीजन एटम का मास कितना था, 16 AMU। ये कितना है, 1 ऑक्सीजन एटम का, लेकिन कितने ऑक्सीजन एटम के पास में, 2, तो मल्टीप्लाई बाई कितना, 2, कितना आ गया, 32, और किस में, AMU में। क्लियर भैया, आपको ही पता था 1 ऑक्सीजन एटम का मास कितना, 16 AMU। आपने कहा आपको क्वेश्चन में जो गिवन है वो कितना है, 2 ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है, और 2 ऑक्सीजन एटम है, तो चूंकि 1 एटम के लिए 16 AMU, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2, तो कितना आ गया, 32 AMU। क्लियर, यानी 32 AMU अपना मास कैलकुलेट। अब इसी मास को बोलो ग्राम में बनाओ, तो ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते। देखो ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये वैल्यू ग्राम में आ जाएगी 32 इंटू में बोलो कितना, 1 AMU कितना, 1.66 इंटू 10 की पावर कितना, माइनस का 24 ग्राम में। क्लियर, तो ये अपने पास में किस में आ चुका है, ग्राम में। तो हम सारे जो भी डेटा हैं उन सारे डेटा को कहाँ लेके आएंगे, ग्राम में लेके आएंगे, ताकि हमारा कंपैरिजन इजीली हो जाए। ये तो फर्स्ट। अब आते हैं इसमें 5 मोल ऑक्सीजन एटम, कितने मोल, 5 मोल है, ठीक है। ये 5 मोल ऑक्सीजन एटम में ध्यान रखना। तो 5 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो आपको पता होना चाहिए 1 मोल ऑक्सीजन एटम का हमने क्या बोला था कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम यानी कितने, Na ऑक्सीजन के एटम, Na एंटिटी होती है 1 मोल में,
और Na ऑक्सीजन एटम है, तो 1 मोल का जो भी एटम होंगे उनके मास को नाम दिया था ग्राम एटॉमिक मास। यानी यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि पहले आप मेरे को ये बताओ कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास यानी ग्राम एटॉमिक मास कितना, तो आप बोलोगे सर वो होगा कितना 16 किस में, ग्राम में होगा। क्लियर, ये किस में 16 ग्राम। और लेकिन कितने हैं 5 मोल, ये 1 मोल का है, तो मल्टीप्लाई बाई किस से 5 से, तो जैसे मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट कितना हुआ 80 और ग्राम। ध्यान रखना ये रिजल्ट डायरेक्ट ग्राम में है, ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू किस में थी ग्राम में, 1 मोल का मास किस में था ग्राम में। अपने क्या कहा था, हमने ये कहा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम, तो ग्राम एटॉमिक मास। तो आपके पास 1 मोल का मास किस में था ग्राम, याद करो 1 मोल हीलियम 4 ग्राम, तो 1 मोल ऑक्सीजन 16 ग्राम, चूंकि कितने 5 मोल मल्टीप्लाई 5 80 ग्राम। थर्ड आते हैं 10 Ag एटम। अभी आपको टेबल में बताया था मैंने आपको, Ag के 1 एटम का मास रिलेटिव एटॉमिक मास कितना 108, तो पहले हम लिखेंगे 108 किस में, Mu में। क्लियर, कितने एटम हैं 10, ये कितना है 1 एटम का, हमारे पास कितने एटम 10 एटम, तो इसको क्या करोगे आप मल्टीप्लाई बाई 10, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, तो ये वैल्यू अपने पास आएगी 1080 किस में, Mu में आया है। अब ये ग्राम में बना नहीं बना, ग्राम में कैसे बनाएंगे, वही तरीका। कैसे, आप क्या करना है, इस जो वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 1080 इंटू कितना 1.66 इंटू 10 की पावर कितना माइनस का 24 किस में, ग्राम में, ये ग्राम में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 1 मोल नाइट्रोजन एटम कितना 1 मोल, आपको मैंने अभी बताया था टेबल में देखिए, नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना, और ग्राम एटॉमिक मास किसके लिए होता है 1 मोल के लिए, तो नाइट्रोजन के 1 मोल का मास कितना बताया 14 ग्राम, तो पहले लिख देंगे हम कितना 14 ग्राम। क्लियर, अब 14 ग्राम बनने के बाद यानी ये अपने पास आ गया 14 ग्राम इनटू कितना है 1 मोल लिया ना, तो मल्टीप्लाई भी 1 ही होगा ऑब्वियसली भाई। 1 आपने कितना मोल लिया 1 मोल, 2 होता था 2 से, 5 होता 5 से, 1 है फिलहाल 1 से, यानी वैल्यू तो डायरेक्ट कितनी आनी है, ये वैल्यू आनी है 14 ग्राम। क्लियर, ये हो गया। तो ये हमने सारे रिजल्ट किस में लिखा है ग्राम, देखो इन सब रिजल्ट देखो, ये भी अपने पास रिजल्ट ग्राम में है, ये रिजल्ट भी ग्राम में है, ये रिजल्ट भी किस में आया ग्राम में आया है, और ये रिजल्ट भी हमने किस में कर ग्राम में। ठीक है, इसका भी रिजल्ट ग्राम में है, ये भी ग्राम है और ये भी ग्राम। अब आप इसको कंपेयर कर देखो, अब देखो ये वैल्यू देखो माइनस का 24 ग्राम में है, लेकिन माइनस का 24 है, जबकि ये दो डेटा डायरेक्ट ग्राम में। तो इसका मतलब इन दो वैल्यू से तो ये दो वैल्यू ज़्यादा है। क्लियर भाई, ये वैल्यू कितनी माइनस का 24 हुआ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया या बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो इन दो वैल्यू से तो ये दो वैल्यू ज़्यादा है, और इन दो वैल्यू में क्लियर है कि सबसे ज़्यादा कौन सा 80 ग्राम, यानी सबसे ज़्यादा जो आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करना था ना, या इंक्रीजिंग अरेंजमेंट करना, उसमें सबसे आगे क्या आना चाहिए, तो आप बोलोगे सबसे आगे क्या आएगा बी। क्लियर भाई, देखो ये माइनस का 24 है, ये भी माइनस का 24 है, बहुत कम वेट हुआ, इसके कंपेयर में ये ज़्यादा हुआ, इन दोनों को कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा ये हुआ। इसके बाद बारी किसकी आएगी, तो आप बोलोगे इसके बाद जो आएगा नंबर वो डी का, क्योंकि वो 14 ग्राम। अब इससे आगे देखते हैं, अब इससे आगे देखो ये वैल्यू दोनों में सेम है, ये 32, यहाँ पर रिजल्ट क्या था, ये था 32 Mu, जबकि यहाँ पर अपने पास रिजल्ट था वो कितना था 1080 Mu, यानी इन दोनों में कंपेयर करें तो ज़्यादा कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू हायर है, यानी इसके बाद जो वैल्यू आई वो सी की, और उससे भी कम वैल्यू आई वो किसकी आई है ए की। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हुआ अरेंजमेंट। क्लियर, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आए ना, तो आपको क्या करना है कि वो पहले ये चेक करना है वो एटम्स के लिए है या 1 मोल में है, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास से रिलेट हो रहा है या वो रिलेटिव ग्राम एटॉमिक मास है। फिर उन सबको हम एक सिमिलर यूनिट में लेके आएंगे, जैसे मैंने सबको ग्राम में लेके आया, फिर ग्राम में लाने के बाद कंपैरिजन करेंगे, है ना, फिर कंपैरिजन करने से रिजल्ट आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट है वो ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये, तो इस तरह से हमारा क्या रिजल्ट ये बन जाएगा। तो जो भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरह से।
आपको दिया गया 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन और एक है अपने पास ऑक्सीजन, 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कैलकुलेट मास, इन दोनों का मास कैलकुलेट करना है। अब जनरली बच्चे क्या कहेंगे कि 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन और 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो देखो क्या होता है कि देखो 2 एटम और 2 ग्राम एटम बहुत डिफरेंस है। कैसे? ये 2 एटम, तो आपने कहा कि सिंगल ऑक्सीजन का जो एटम होता है 1 एटम, वो एटम कितना होता है 16 AMU का। अपने पास कितने हैं 2 एटम, तो आप सीधा से कैलकुलेट करके बताओगे कि सर 1 एटम का 16 AMU, और चूंकि आपने 2 एटम का बोला है तो मल्टीप्लाई बाई 2, और जैसे मल्टीप्लाई बाई 2 होगा तो आप रिजल्ट बताओगे कितना 32 AMU। क्लियर? इंपॉर्टेंट सेकेंड्स थिंग है 2 ग्राम एटम, तो 2 ग्राम एटम का मतलब 2 ग्राम नहीं है। पहली बात तो ये, जब भी आपसे इस तरह से देना 1 ग्राम एटम, तो इसका मीनिंग होगा ये एक्चुअल में क्या है 1 मोल ऑक्सीजन एटम है। समझे? जहाँ पर भी आपको लिखा 1 ग्राम एटम, इसका मतलब वह उसको आप रीड क्या करोगे, उसको रीड करोगे 1 मोल ऑक्सीजन एटम। या मैं ऐसे बोलता 2 ग्राम एटम, तो यहां पर ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट बात करूँ एक बार ना, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2 मोल एटम, ठीक है। इन जनरल व्यू में हम क्या ले रहे हैं, एक बार एटम ले रहे हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि जहां पर भी आपको ये टर्म्स इस तरह से मिले ना, ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम, 2 ग्राम एटम, तो ये हमेशा आपको मोल में रीड करनी है। क्यों रीड करनी? देखो आपने वर्ड लिखा है ग्राम एटॉमिक मास, कितने का था 1 मोल का, तो ये 1 ग्राम एटम ना, तो 1 ग्राम एटम मतलब ये Na एटम या 1 मोल एटम हो गए। जैसे ग्राम एटॉमिक मास, देखो वर्ड क्या ग्राम एटम, ग्राम एटॉमिक मास, वो ग्राम एटॉमिक मास जो है वो 1 मोल के लिए फिक्स है। तो जैसे आप बोलोगे 1 ग्राम एटम, तो कितने एटम 1 मोल एटम। 2 ग्राम एटम कितने मोल एटम 2 मोल एटम। 3 ग्राम एटम कितने मोल एटम 3 मोल एटम। तो अभी हमारे पास कितना है, हमारे पास है 2 ग्राम एटम। देखो ये साथ साथ लिखा है, जब भी ये इस तरह से लिखा ना ग्राम एटम, तो हमेशा मोल होगा, ठीक है। तो 2 ग्राम एटम का मतलब कितने हुए 2 मोल। तो आप क्या बोलोगे सर कि 1 ग्राम एटम यानी 1 मोल कितना होता है 16 ग्राम। क्लियर भाई, 1 ग्राम एटम 1 मोल, और 1 मोल का मास कितने बराबर ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन कितना था 16 ग्राम था, तो मैंने 16 ग्राम लिख दिया। लेकिन कितने हैं 2 ग्राम एटम है यानी 2 मोल है, तो मल्टीप्लाई बाई कितना 2 से कितना हुआ रिजल्ट 32 ग्राम। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी ग्राम एटम लिखा आएगा तो उसको हम एक साथ किस में रीड करेंगे, उसको आप सीधे मोल में रीड करोगे, ठीक है। आगे देखिए इस बात में,
ये अपने पास 4 ना, 4 ऑप्शन है। आपको इन सब की क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट अपने पास है वो 5 ग्राम एटम ऑफ हीलियम। अगेन क्या लिखा है, ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम 1 मोल, 2 ग्राम एटम 2 मोल, कितना है 5 ग्राम एटम, कितने मोल 5 मोल। इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता है 1 मोल हीलियम ग्राम एटॉमिक मास कितना था 4 AMU, सॉरी 4 ग्राम। 1 मोल ना, 1 मोल हीलियम कितना 4 ग्राम। मैंने पहले एग्जांपल दिया था वो ना। अपने पास कितने हैं 5, तो मल्टीप्लाई बाई किससे 5 से, और जैसे आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, तो ये अपने पास आएगा रिजल्ट 20 किसमें ग्राम में, है ना। तो ये रिजल्ट अपने पास कितना आ जाएगा 20 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो ये फर्स्ट कैलकुलेट हो गया, ठीक है। कि जैसे आपने कैलकुलेट किया 5 ग्राम एटम ऑफ हीलियम, ठीक है, 5 ग्राम एटम 5 मोल, 1 मोल हीलियम 4 ग्राम का, और जब 1 मोल हीलियम 4 ग्राम का है तो 5 ग्राम का एटम निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, और जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई हुआ 20 ग्राम। सेकंड 10 एटम ऑफ ऑक्सीजन, केवल एटम बोला है, कोई ग्राम एटम वर्ड नहीं है, इसका मतलब केवल एटम की बात करें। 1 ऑक्सीजन एटम का चार्ज कितना, आपने मास कितना बताया 16, किस में, इस बार AMU में, ठीक ना। इस बार केवल एटम बोला है, ग्राम एटम वर्ड नहीं है। 16 इंटू कितने एटम है 10, तो मल्टीप्लाई बाई 10 कितना 160, किस में AMU में। ग्राम में कैलकुलेट करना है, कर देते हैं ग्राम में कन्वर्ट, कितना 160 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 किस में ग्राम में आ गया। क्लियर भाई, ग्राम में काउंट करना, 1 AMU की वैल्यू आपको फाइंड बता रखी है मैंने, और 1 AMU की वैल्यू बता रखी है तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब आते हैं थर्ड पर, अगेन 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, कितने मोल 2 मोल, 1 मोल नाइट्रोजन कितना बताया आपको मैंने 1 मोल नाइट्रोजन, तो 1 मोल नाइट्रोजन कितना बताया था आपको 14 किसमें ग्राम में, मोल है किस में ग्राम में आएगा, कितने हैं 2 है, मल्टीप्लाई बाई 2 कितना 28 ग्राम। क्लियर। नेक्स्ट 5 एटम ऑफ सल्फर, ठीक है, ध्यान रखना वापस क्या है ओनली एटम है, इस बार ग्राम एटम नहीं है, तो 5 एटम है, तो 1 सल्फर एटम, टेबल में देखो रिजल्ट आपको बता रहा कितना है 32, किस में है AMU में है, इनटू क्या करोगे 5, किस में रिजल्ट आएगा ये AMU में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बना कितना आ गया 5 एटम ऑफ सल्फर के लिए। तो इस तरह से आप क्या कोई भी वैल्यू है ना कैलकुलेट कर सकते हो। बस इसका ध्यान रखना जहाँ भी ग्राम एटम लिखा हो वहाँ इसको किस में रीड करना है मोल में रीड करना है, जहाँ सिंपल एटम लिखा है वहाँ आपको मैंने क्या बता रखा है सिंगल एटम का मास AMU में होता है, तो AMU के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास से रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में हुआ, और उसके बाद हम देखा रिलेटिव ग्राम एटॉमिक मास के बारे, ठीक है। इसके बाद 4 टर्म्स देखते देखो। अब ये जो हमने दोनों टर्म्स कैलकुलेट किए ना, कौन सी, एक तो रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव ग्राम एटॉमिक मास, ये दोनों टर्म्स एटम्स के लिए है ना। हमने यहाँ पर बार बार जो क्वेश्चंस में भी वर्ड यूज किया है वो एटम वर्ड यूज किया है, मैंने कहीं पर भी अभी तक मॉलिक्यूल वर्ड यूज नहीं किया है। तो अभी जो 2 टर्म्स हमने डिस्कस की वो एटम्स की, सिमिलर इसी टाइप्स की 2 टर्म्स और आ रही है ना, लेकिन वो दोनों टर्म्स किसके बिलोंग करेगी, वो मॉलिक्यूल्स के लिए। तो नेक्स्ट अपने पास जो 4th टर्म्स है वो है अपने पास में रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। आपको इसको जस्ट कंपैरिजन करना है रिलेटिव एटॉमिक मास से, ठीक है। तो इससे रिपैप करते चलते ना, आपने कहा था रिलेटिव एटॉमिक मास किसका मास ऑफ 1 एटम, तो सिमिलर में आप इसको क्या बोलोगे, इसको भी आप यही बोलोगे कि एक्चुअल में ये मास ऑफ क्या है 1 मॉलिक्यूल। क्लियर, वो 1 एटम का, ये 1 मॉलिक्यूल का, ठीक है। उसको आपने AMU में रिप्रेजेंट किया था,
इसको भी एमयू में रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं बोलता हूँ आपके पास क्या है, मास ऑफ 1 O2 मॉलिक्यूल, तो कितना बताओगे आप? बताओगे वैल्यू कितनी, 32 एमयू। ध्यान रखना ये O2 लिखा है, O नहीं है। अगर O लिखता तो एटम होता। आपने कहा एक ऑक्सीजन एटम का 16, O2 में कितने ऑक्सीजन 2, तो कितना आएगा 16 × 2 32 एमयू। तो ये 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का है। और चूंकि एमयू में तो वो सेम फंडामेंटल कि आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, किस तरह से कि हम इसको ले सकते हैं कि ये वैल्यू 32 इंटू में 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। ये मीनिंग हुआ भाई। आपने कहा ये वैल्यू कैसे, 32 इंटू एमयू, यानी एमयू का जो मास था उसका कितने टाइम्स, 32 टाइम्स। तो वापस यहीं वो अपने रिप्रेजेंट किया है कि ऑक्सीजन के 1 जो मॉलिक्यूल का मास कितना है, वो कार्बन के 1 एटम यानी C12 एटम के 1/12 मास का कितने टाइम्स, 32 टाइम्स। ठीक है, ये जो भी मास है 1 एमयू का, उस 1 एमयू के मास का कितने टाइम्स रिपीटेशन हुआ है, 32। आप अगर इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो आप ये भी ले सकते हो 32 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना 24, किस में, ग्राम में। ये ग्राम में आ गया। या मैंने एक और तरीका बताया था कि इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो 32 अपॉन में कितना Na। ठीक है, तो ये सेम चीज़ हमने एटम के लिए कैलकुलेट की है, वो ये मॉलिक्यूल के डिफरेंस। ये मॉलिक्यूल के लिए डिस्कशन चल रहा था और पीछे जो था वो एटम के लिए डिस्कशन चल रहा था। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल के लिए, वो एटम के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आप बता सकते हो मेरे को कि अगर 4 टर्म्स ही है तो 5th टर्म्स क्या आनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आप डिस्कस करने वाले हो वो टर्म्स हमारे पास जो आएगी वो अपने पास आएगी कौन सी, तो उसका नाम होगा रिलेटिव ग्राम मॉलिक्यूलर और मास, जिसको शॉर्ट में GMM। ठीक है, वहाँ था GM, यहाँ है GMM। ठीक है, तो इस रिलेटिव ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर में है शानदार कैरियर, और एग्रीकल्चर मतलब राजधानी फाउंडा पचकोड़िया जयपुर राजस्थान। एग्रीकल्चर में राजस्थान ही नहीं, नॉर्थ इंडिया का किंग कौन, फैसला आप करें। राजधानी फाउंडा ने इस साल दी है ICR में हिंदुस्तान की कैटेगरी की 8वीं रैंक और सामान्य वर्ग की 60वीं रैंक। राजस्थान जेड 2020 में टॉप 10 में से 8 विद्यार्थी, टॉप 50 में 22 विद्यार्थी राजधानी फाउंडा पचकोड़िया के। बिना जेड सीधे प्रवेश 2019 में राजस्थान की 63% सीटों पर राजधानी ने किया कब्जा। जहां 90% बच्चे कर रहे हैं 12वीं के बाद तैयारी में 1-2 साल खराब, वहीं राजधानी मचा रहे धूम। 12वीं के साथ ही जेट 2020 में 480 में से निशांत यादव ने प्राप्त किए 408 नंबर, यश शर्मा ने 394 नंबर। इस वर्ष इंस्पायर अवार्ड के रूप में मिलने वाली है 2,60,00,000 रुपए की स्कॉलरशिप। कक्षा 12 के परिणाम में 97% या अधिक एक विद्यार्थी, 95% या अधिक 3 विद्यार्थी, 94% या अधिक 7 विद्यार्थी, 93% या अधिक 11 विद्यार्थी, 90% या अधिक 40 विद्यार्थी, और वो भी ओवरऑल। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 100% लाने वाले 2 विद्यार्थी, 99% या ज्यादा लाने वाले 3 विद्यार्थी, 97% या अधिक लाने वाले 19 विद्यार्थी, 90% या अधिक लाने वाले 163 विद्यार्थी। 10वीं से 12वीं साइंस व एग्रीकल्चर में अजय कुमार मीणा ने की 39% की रिकॉर्ड वृद्धि।
रिंकू यादव ने की 37% की वृद्धि, नरेश पाटीदार ने 36% की वृद्धि। प्रकृति की गोद में 10 बीघा में फैला विशाल कैंपस, आधुनिक सुख सुविधा से युक्त सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स। राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल व मोबाइल ऐप पर रोजाना ऑनलाइन क्लासेस भी। ICR, जेड, BHU, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 11-12 क्लास के ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध 11वीं 12वीं के साथ, और इसके बाद भी ICR, जेड, BHU की क्लासेज उपलब्ध। राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट JEE, राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ ICR, जेड, BHU, राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज, राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक। साथ ही विजिट करें www.rajdanigroup.in। हेल्पलाइन नंबर 9314130130, कॉल 90010013। राजधानी फाउंडा पचकोड़िया जयपुर राजस्थान। एग्रीकल्चर में राजस्थान ही नहीं, नॉर्थ इंडिया का किंग कौन, फैसला आप करें। राजधानी